दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इकोनॉमी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ड्रिप इरिगेशन के क्या बेनिफिट हैं। पहला, वीट के प्रोडक्शन में रिडक्शन देखने को मिलेगी, सॉइल सैलिनिटी में कमी देखने को मिलेगी और सॉइल इरोजन में कमी देखने को मिलेगी। अब यहां पे आप एक चीज बताइए, ड्रिप इरिगेशन होती क्या है? यहां पे आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि प्रिसाइज इरिगेशन को आप फॉलो कर रहे हैं, जहां पे आप प्लांट की रूट में पानी को दे रहे हैं। अब इससे आपकी जो खरपतवार है या वीड है, उसकी प्रोडक्शन कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, क्योंकि आसपास की जमीन जो है उसमें इतनी नमी नहीं होगी, तो उसकी वजह से जो आपकी वीड की प्रोडक्शन लेवल है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। अब इस वजह से आपकी पहली स्टेटमेंट तो ठीक हो गई, यानी आपकी बी स्टेटमेंट और डी स्टेटमेंट एलिमिनेट हो जाती है। अब यहां पे आपको यह देखना है या तो सेकंड स्टेटमेंट ठीक है या थर्ड स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि सॉइल की सैलिनिटी में कमी देखने को मिलेगी। जब हम ट्रेडिशनल इरिगेशन के मेथड्स के बारे में बात करते हैं, जहां पर हम फील्ड को फ्लड कर देते हैं वाटर के साथ, तो उन केसेस में सैलिनिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। एज कंपेयर टू देम आपके ड्रिप इरिगेशन में सैलिनिटी कम देखने को मिलती है। बट एक चीज मैं यहां पे बता दूं कि अगर आप थर्ड स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो वहां पर ये थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सटीक है, क्योंकि आपके इरोजन लेवल में कमी देखने को मिल सकती है। अब आप सेकंड और थर्ड में से एक को ही करेक्ट मार्क कर सकते हैं। तो यहां पर अगर टेक्निकली बात करें तो आपकी सॉइल इरोजन वाली स्टेटमेंट ज्यादा करेक्ट है एज कंपेयर टू आपकी सॉइल की सैलिनिटी के, क्योंकि हो सकता है कि किसी एरिया में सॉइल में इतनी सैलिनिटी ना ही मिलती हो, तो वहां पर अगर आपका लेवल नहीं भी डिक्रीज करेगा तो ये यूनिवर्सली ट्रू नहीं है, लेकिन सॉइल इरोजन में आपको हर जगह कमी देखने को मिलेगी। तो इस वजह से मैं थर्ड स्टेटमेंट के साथ जाऊंगा रादर देन सेकंड, और इसका आंसर बन जाएगा C13। अब यहां पे आपको याद रखना है कि जैसे जैसे आप ड्रिप इरिगेशन को प्रमोट करते जाएंगे तो इंडिया में वाटर यूज की एफिशिएंसी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। अब अगर आपकी वाटर यूज की एफिशिएंसी इंप्रूव होगी तो इससे क्रॉप की यील्ड आपकी और ज्यादा बेहतर होती जाएगी, और उसके अलावा आप इंडिया में वाटर स्केर्सिटी के इश्यू को कहीं ना कहीं कम कर पाएंगे। अब यहां पे आपसे पूछा गया है कि फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जो शुगर केन के इश्यू किए जाते हैं, ये कौन अप्रूव करता है? आइए एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केट कमेटी। अब एक चीज बताइए, अगर हम ऑल इंडिया लेवल पे किसी प्राइस को मेंशन कर रहे हैं तो एपीएमसी उसके अंदर कैसे आ सकता है? क्योंकि एपीएमसी तो स्टेट एक्ट के अंडर बना है, और यहां पे अगर हम बात करें तो ये आपका आंसर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। मतलब डी ऑप्शन को तो हम एलिमिनेट कर ही सकते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए सी ऑप्शन की, तो यहां पे बात की गई है डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन की। देखिए, देखने में ये आपको ऑप्शन बहुत अट्रैक्टिव लग सकता है, तो इस वजह से इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख लेते हैं। अब बात करते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। अब यहां पे ये कमीशन एडवाइस तो करता है बट ये अप्रूव नहीं करता। अब अगर आपको पता हो कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर वो आपकी बॉडी है जो इस चीज को अप्रूव करती है, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए, अमूमन जब भी हम एमएसपी वगैरह या फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस को डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस एडवाइस करते हैं, और इस एडवाइस को मानना या ना मानना कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के हाथ में होता है। अब अगर ये उस चीज को अप्रूवल दे देते हैं तो वो हो जाते हैं आपके एमएसपीज और फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस। अब यहां पे आपसे पूछा गया है कि जो एग्रीकल्चर मार्केट है उसे रेगुलेट किस एक्ट के अंडर किया जाता है? पहला, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। अब देखिए, जिसका नाम ही बता रहा है कि एसेंशियल, तो यहां पे तो हम बात कर रहे हैं उन गुड्स की जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब जैसे कई बार हो सकता है कि आप प्याज टमाटर को डाल दें एसेंशियल गुड्स एंड कमोडिटी के एक्ट के अंडर, तो यहां पे सभी तरह के आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं आते हैं, तो इस वजह से आपकी ए स्टेटमेंट तो नहीं होगी। सेकंड स्टेटमेंट में आपको दिया गया है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट इनेक्टेड बाय स्टेट्स। अब ये ऑप्शन थोड़ा देखने में आपको ठीक लग रहा है, तो थोड़ा साइड में रख लेते हैं स्टार मार्क करके। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्किंग एक्ट 1937।
अब देखिए यहां पे ग्रेडिंग और मार्किंग की बात हो रही है, यहां पर सेल एंड परचेज की तो बात है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये भी स्टेटमेंट आपकी थोड़ी गलत हो जाती है। फोर्थ स्टेटमेंट में आपको दिया गया है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1956, मीट एंड फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1973। अब देखिए यहां पे ये स्टेटमेंट आपको थोड़ी लुभावनी सी लग सकती है, शायद इसके बारे में आपने पढ़ा भी ना हो, तो आपको शायद इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है। अब मैं आपको अगर कहूं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी आप बात करते हैं ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। अब कॉन्करेंट लिस्ट में आने के कारण इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट भी आपका लॉ बना सकती है, क्योंकि आपको हो सकता है कि ये डाउट हो कि यहां पे स्टेट मेंशन है और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर तो स्टेट कैसे लॉ बनाएगी। हो सकता है कि आपको ये डाउट हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एपीएमसी एक्ट के अंडर ही आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को हम रेगुलेट करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि अमूमन जो किसान है वो अपने नियर बाय मंडी में ही अपने सामान को बेच सकते हैं। अब इस चीज को रेगुलेट कौन करता है? एपीएमसी एक्ट। तभी तो गवर्नमेंट 3 फार्म लॉज लेके आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि एपीएमसी में बहुत करप्शन चलता है, धांधलेबाजी चलती है, हम इसे खत्म कर देंगे। तो यहां पे अगर हम बात करें तो एपीएमसी एक्ट जो है आपका, यही रेगुलेट करता है कि किस तरह से आप अपने सामान को बेच सकते हैं। यहां पे जो आपके बड़े बड़े व्यापारी या आर्थी होते हैं वो इन चीजों को खरीदते हैं और आगे मार्केट में इसे बेचते हैं। ऑल्दो आपको डी में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो सकती थी, बट अगर आप लॉजिकली सोचते कि कहां पर आपका अनाज बिकता है और कहां से वो फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट होता है मार्केट में, तो इससे आपको थोड़ा अंदाजा लग सकता था इस क्वेश्चन का। आइए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब यहां पे आपको इरिगेशन सिस्टम से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपको करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। पहली स्टेटमेंट है एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, इसे लॉन्च किया गया था 1996 में और यह आपके फार्मर्स को लोन असिस्टेंस देता है। अब अगर आपने इरिगेशन से रिलेटेड स्कीम्स के बारे में पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन को आपको आंसर करना काफी इजी रहेगा। देखिए यहां पे स्मॉल फार्मर्स के बारे में बात की गई है, पुअर फार्मर्स के बारे में, बट ऐसा नहीं है। यहां पे जो आपके पैसे हैं आप लगाते हैं कुछ मेजर और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के ऊपर, ना कि गरीब किसानों के ऊपर। तो अगर आपको पता है कि आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो आपका ए ऑप्शन गया और कहीं ना कहीं आपका सी ऑप्शन भी गया। अब सेकंड स्टेटमेंट है आपके पास कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसे लॉन्च किया गया था 1974-75 में, जहां पर हम वाटर यूज एफिशिएंसी को इंप्रूव करने की बात करते हैं। ये जो आपकी स्कीम है ये 1974 में आई थी, दिसंबर 1974 में, और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी जिसमें हमने फोकस किया था कि हम इरिगेशन फैसिलिटीज को बेटर मैनेज करेंगे सो दैट जो वाटर है उसे हम ठीक से यूटिलाइज कर सकें। अब अगर वाटर को ठीक से यूटिलाइज करेंगे तो इससे हमारे क्रॉप की यील्ड इंक्रीज होगी। तो इसी वजह से ये आपकी स्कीम लॉन्च की गई थी। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है, तो आंसर बन जाता है बी ऑप्शन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वुडन प्लो की जगह, मतलब हल की जगह, हम अगर स्टील का हल यूज करने लग जाएं तो ये किस तरह का एग्जाम्पल है। पहली स्टेटमेंट है लेबर ऑग्यूमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। अब एक चीज बताइए मुझे, आप यहां पर क्या लेबर के स्किल्स को इंप्रूव कर रहे हो? यहां पर तो आप जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो आप उसको इंप्रूव कर रहे हो ना। देखिए लेबर को अगर आप टेक्नोलॉजिकल स्किल और ज्यादा इनहेंस करते हैं, दैट इज कमिंग अंडर लेबर ऑग्यूमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। अदरवाइज तो यहां पर ये स्टेटमेंट गलत होगी। अब अगर मैं ये कहता कि मैं किसानों को नई टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाता हूं तो वो किसका एग्जाम्पल है? तो वो डेफिनेटली आपका ए स्टेटमेंट होता, बट यहां पे ये स्टेटमेंट क्या होगी? गलत। सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास कैपिटल ऑग्यूमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। अब यहां पे आप उन चीजों के ऊपर फोकस करते हैं जिससे आपके जो एरिया है, मान लीजिए एग्रीकल्चर फील्ड है, उसकी प्रोडक्टिविटी इनहेंस हो। तो यहां पे एक चीज बताइए, अगर मैं वुड के हल की जगह स्टील का हल यूज करूंगा तो उससे प्रोडक्टिविटी तो इनहेंस होगी ही। तो इस वजह से यहां पे आपका आंसर बन जाता है बी ऑप्शन। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि कैपिटल रिड्यूसिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। अब आप एक चीज बताइए कि आप ऐसी जगह पैसा क्यों इन्वेस्ट करेंगे जहां पे आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो। तो इस वजह से आपकी सी स्टेटमेंट गलत हो गई। अब डी स्टेटमेंट तो वैसे ही नहीं हो सकती क्योंकि हमने पहले ही बी ऑप्शन को करेक्ट मार्क कर दिया है। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब यहां पर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सीड विलेज कॉन्सेप्ट के बारे में। अब पहली स्टेटमेंट में आपको कहा गया है कि आप
फार्मर्स को इंकरेज करेंगे ताकि वो अपने खुद के सीड्स को यूज कर सकें रादर देन बाइंग। हो सकता है कि आपको ये एग्जाम में स्टेटमेंट थोड़ी ठीक लग रही हो। सेकंड स्टेटमेंट में हमसे कहा गया कि हम फार्मर्स को इंक्लूड करेंगे ट्रेनिंग में ताकि वो क्वालिटी सीड्स को प्रोड्यूस कर सके और ये क्वालिटी सीड्स आपके एप्रोप्रिएट टाइम और अफोर्डेबल कॉस्ट पे सभी किसानों को मिल सके। तीसरी स्टेटमेंट में हमसे कहा गया है कि हम कुछ विलेजेस को सर्टिफाई करेंगे सीड प्रोडक्शन के लिए। चौथी स्टेटमेंट में हमसे कहा गया है कि विलेज में जो आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं हम उनको टेक्नोलॉजी और फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे ताकि वो सीड कंपनियों को स्टार्ट कर सकें। अब अगर आपको सीड विलेज कॉन्सेप्ट पता हो तो वहां पे कहा गया है कि हम प्रमोट करेंगे क्वालिटी सीड्स को और ये जो आपके सीड्स होंगे ना ये सर्टिफाइड क्लास के होंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एरा गैरा नत्थु खैरा कह दे हमें कि भैया ये सीड बढ़िया है आप ले लीजिए। क्योंकि अक्सर जो किसान होते हैं वो दुकानों पे जाते हैं ना तो उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि जो दुकानदार है वो अपने प्रॉफिट के लिए उन्हें कई बार गलत सीड भी बेच देता है। मतलब उन जो सीड की प्रोडक्टिविटी है वो इतना ज्यादा नहीं है, वो अपने प्रॉफिट मार्जिन के चक्कर में उन्हें गलत सीड बेच देगा। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने सीड विलेज कॉन्सेप्ट लेके आए थे। अब इसमें क्या होगा कि मान लीजिए एक एरिया है, अब ये कोई पर्टिकुलर क्रॉप के लिए ही सूटेबल है और वहां पे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीड को ही हम उगा सकते हैं। यहां पे जो आपकी यूनिवर्सिटीज है ना, एग्री यूनिवर्सिटीज, वो इन सीड्स को डेवलप करेंगी। मान लीजिए 100 सीड्स हैं ये। अब ये सीड्स जो हैं ये किसान विज्ञान केंद्र के थ्रू आप किसानों को देंगे, मतलब सब्सिडाइज रेट पे देंगे 50% ऑफ। अब यहां पर एक किसान अपने 1 एकड़ में इन बीजों को बोएगा। अब इन बीजों से पैदावार होगी। अब उस पैदावार से जो बीज निकलेंगे उसको ये किसान बेच सकता है और इसमें हम फोकस कर रहे हैं जैसे राइस, पल्सेस और ऑयल सीड पर। तो इस वजह से जो सबसे एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है वो बी ऑप्शन है, क्योंकि यहां पे हम किसानों को कहीं ना कहीं ट्रेन कर रहे हैं कि वो क्वालिटी सीड को प्रोड्यूस कर सकें। और अगर ये जो आपके सीड्स एक बार डेवलप हो गए और ये बाद में किसी को बेचेंगे तो यहां पर एप्रोप्रिएट टाइम और अफोर्डेबल कॉस्ट पे हमें सीड्स टाइमली मिल पाएंगे। तो इस वजह से यहां पे बी स्टेटमेंट बिल्कुल आपकी क्या होगी, करेक्ट स्टेटमेंट होगी। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब यहां पे आपसे पूछा गया है नेशनल वाटर मिशन के बारे में। अब पहली स्टेटमेंट दी गई है आपको, पार्ट ऑफ वाटर नीड्स ऑफ अर्बन एरिया विल बी मेट थ्रू recycling of wastewater. The water requirement of coastal cities with inadequate alternative source of water will be met through adopting technology allowing ocean water use. अब यहां पे थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है all the river of Himalayan origin will be linked to rivers of peninsular India. अब यहां पे चौथी स्टेटमेंट आपको दी गई है, expense incurred by farmers for digging borewell and for installing motors and pump set to draw groundwater will be completely reimbursed by government. अब यहां पे आप चौथी स्टेटमेंट को एक बार फिर से देखिए। अब यहां पे कहा गया कि जो आप मोटर्स लगा रहे हो, पंप सेट लगा रहे हो, उसकी जो जितना भी पैसा लगेगा आपका वो गवर्नमेंट आपको वापस देगी। अब एक बात बताइए मुझे, क्या आपको ऐसा लगता है कि जब वाटर की एफिशिएंसी को गवर्नमेंट प्रमोट करने की कोशिश कर रही है और वहां पर इनएफिशिएंसी को हम प्रमोट करेंगे? अब क्योंकि आपकी फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो जाती है तो यहां पे आपका थर्ड ऑप्शन भी गया और फोर्थ ऑप्शन भी गया। अब हिमालयन रिवर्स को पेनिसुलर रिवर से कनेक्ट करने का प्रोजेक्ट तो अलग है, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, और वो आपके नेशनल वाटर मिशन के अंडर नहीं आता। तो कहीं ना कहीं आपकी थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। तो आपका आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन। अब देखिए, आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर आपने ये पूरा आंसर तो एक्सप्लेन किया नहीं। देखिए, पहली बात तो ये स्कीम बहुत पुरानी है और दूसरी बात मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज तो होगी यूपीएससी एग्जाम की, और ये एक तरह की आपकी क्विक रिवीजन है जहां पे मैं आपके थोड़े बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट को ब्रश अप करने की कोशिश कर रहा हूं। इस वजह से यहां पे आपके टाइम को बचाने के लिए मैं ज्यादा डीप में नहीं जाता किसी भी क्वेश्चन के। अब यहां पे आपको कुछ क्रॉप्स के बारे में दिया हुआ है और ये पूछा है कि जो आपकी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है ये किन किन के एमएसपीज को अनाउंस करते हैं। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब यहां पे आपको पढ़ने से कुछ चीजें तो समझ में नहीं आ रही होंगी, जैसे आपको बार्ले, कॉफी, फिंगर मिलेट्स, शायद कॉफी के बारे में तो फिर भी पता हो, ग्राउंडनट के बारे में शायद पता हो, शीशम के बारे में पता हो।
तो हम थोड़ा बहुत यहां पर कोशिश करके देखते हैं कि किस तरह से हम इस आंसर को सॉल्व कर सकते थे। अब जब मैंने प्रीलिम्स दिया था तब मेरे को ये पता था कि भैया कॉफी के जो प्राइसेस हैं इसको हम एमएसपी के अंडर नहीं लाते। अब अगर आपको ये पता होता तो आप कहीं ना कहीं फर्स्ट स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकते थे, थर्ड को एलिमिनेट कर सकते थे और फोर्थ को भी एलिमिनेट कर सकते थे। आपका करेक्ट आंसर आ जाता। अब देखिए, आपको यह पता होना चाहिए कि जैसे आपके राइस होगी, वीट होगी, ज्वार होगी, बाजरा हो गया, मेज, रागी जिसे हम फिंगर मिलेट्स भी बोलते हैं, बार्ले, ग्राम, तूर, मूंग, उड़द, शुगर केन, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर सीड, रेप सीड्स, मस्टर्ड, कॉटन, जूट, टबैको, इन सभी के जो प्राइसेस हैं वो आपकी गवर्नमेंट इशू करती है। उसके अलावा 1994-95 में हमने शीशम और नाइगर सीड्स को भी ऐड किया था। तो यहां पे अगर आपको यह पता हो कि भैया कॉफी को हम इस चीज में इन्वॉल्व नहीं करते या इंक्लूड नहीं करते तो आपका आंसर आ जाता। देखिए, मुझे सिर्फ एक स्टेटमेंट पता होनी चाहिए थी यहां पे, बाकी मुझे पता होती या नहीं होती उससे फर्क नहीं पड़ता, बट कुछ चीजों के बारे में आपको श्योर होना चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है। अब यहां पे आपसे पूछा गया है कि नैम के क्या एडवांटेजेस हैं। नैम मतलब नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। पहली स्टेटमेंट में आपसे पूछा गया है कि यह एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। तो बिल्कुल सही बात है। जब हम बात करते हैं ई नैम की तो यहां पे कोई भी किसान कहीं भी अपने अनाज को बेच सकता है। तो इस वजह से आपकी जो पहली स्टेटमेंट है वो ठीक हो गई। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। यहां पे फार्मर्स को नेशन वाइड मार्केट का एक्सेस दिया गया है। यहां पे आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा सी ऑप्शन। अब यहां पे अगर इस स्कीम की बात की जाए तो ये एक पैन इंडिया स्कीम थी जहां पर हम इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेड कर सकते थे अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को। ये एक तरह से यूनिफाई करना चाहती थी आपकी जितनी भी एपीएमसी मंडीज हैं उनको। अब यहां पे कोशिश ये थी कि हम रिमूव कर सके सभी तरह की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड एसिमेट्रीज को। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कुछ बायर्स को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं होता कि आपकी फसल कैसी है, क्या उसकी क्वालिटी है, और कई बार सेलर को ये नहीं पता होता कि ये बंदा पैसे दे भी पाएगा या नहीं। तो उन केसेस में कहीं ना कहीं हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एसिमेट्री को यहां पर खत्म कर सके। उसके अलावा कोशिश यहां पे ये भी है कि रियल टाइम पे किसान असल प्राइस पा सके अपनी प्रोडक्ट का। मतलब कई बार ऐसा होता है कि बम्पर प्रोडक्शन के कारण आपको नॉर्थ इंडिया में जैसे अपनी फसल का अच्छा दाम नहीं मिल रहा है और वहीं आपके साउथ इंडिया में मान लीजिए उस क्रॉप की रिक्वायरमेंट है तो आप इसको वहां पर भेज सकते हैं। उसके अलावा ऑक्शन के थ्रू यहां पर ट्रांसपेरेंसी को हम इंक्रीज कर रहे हैं। उसके अलावा यहां पर क्वालिटी को भी इंश्योर किया गया है। साथ के साथ यहां पर आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हैं। तो स्कीम के बारे में इतना ही जानना जरूरी था और आज के लेक्चर के लिए इतना ही। धन्यवाद।